नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 5वें पार्ट यानी दैनिक जीवन में रसायन के बारे में। इसमें अपने कुछ भाग कर लिए थे, यानी 4 भाग अपन इसके पीछे कर चुके हैं। आज अपन इसका 5वां और अंतिम भाग करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे आज अपन साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो देखते हैं इसके अंदर क्या अपने को साबुन और अपमार्जक के बारे में ही पढ़ना है, यानी कपड़े की सफाई कैसे हो जाती है और साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं और ये किसके बने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अपने को पढ़ना है साबुन और अपमार्जक। देखो, साबुन तो आपने देखा होगा, अपमार्जक क्या होते हैं तो अपने मैं बता देता हूं आपको। अपमार्जक जो अपने घरों में वॉशिंग पाउडर जो यूज में किया जाता है वो कहलाते हैं अपमार्जक, जिसको अपने आम भाषा में सर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, सर्फ कह दो या वॉशिंग पाउडर जो अपने काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। और साबुन आपको पता ही है, जो साबुन होती है वो है। ठीक है, अब देखो साबुन का निर्माण कैसे होता है या साबुनीकरण क्या है। साबुन का निर्माण कैसे होता है या साबुनीकरण क्या है उसको देखो। वसा अम्लों को क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। किसको? वसा अम्लों को। वसा अम्ल कौन से होते हैं? जिनके साथ COOH जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? COOH या ऐसे इस तरह के समूह जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वसा अम्ल कहलाते हैं। जब इन अम्लों को किसके साथ किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ के जलीय विलयन के साथ इसको क्या किया जाता है? गर्म करने पर साबुन बनता है। और ये साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है या जो साबुन बनाने की क्रिया है उसे कहते हैं साबुनीकरण। तो पर्सन आपसे एक बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो साबुन की परिभाषा लिखने के बाद इस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी साबुन बनाने की जो क्रिया है उसी को ही कहते हैं साबुनीकरण। तो देखते हैं ये किस तरह से बनता है। तो देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको साबुन का बताया है। तो देखो, ये जैसे लिया CH2COOR, यहाँ R का मतलब है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला है। यहाँ पर लगभग जो साबुन होता है उसके अंदर 12 से 18 कार्बन होते हैं। तो ये एक ऐसा क्या है, अम्ल है, वसा अम्ल। देखो मैं पूरा लिखता हूँ इसका सूत्र, COOR, और यहाँ है CH2COOR। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके वसा अम्ल। ये हुआ वसा अम्ल का सूत्र। जब इसको क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH, इसके भी कितने अणु लेने हैं? 3 अणु। ठीक है, अब जो प्रक्रिया होगी ये साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो देखो कैसे बनता है, ये बनेगा 3RCOONA। अगर यहां पर देखो, ये मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप चाहे तो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक लेते हैं। प्लस में क्या बनता है, CH2OH, CHOH और CH2OH, जो कहलाता है ग्लिसरॉल। क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। ये किसका सूत्र है? ये है साबुन का। ये क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। तो इस तरह से साबुन प्राप्त किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वसा अम्ल। यहाँ R का मतलब है कार्बन की और कार्बन हाइड्रोजन की लंबी श्रृंखला। लगभग यहाँ पर C17H35 होते हैं। इस R की जगह क्या पर है? R की जगह जो है C17H35 होता है। ठीक है, इतनी लंबी श्रृंखला बनाना पॉसिबल नहीं है तो सीधा लिख देते हैं R। ठीक है, यहां पर R, इस तरह से अपन इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। ये है साबुन कैसे बनता है और उसके बारे में जानकारी। इसके बाद में एक अलग, इसके आगे का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। ये पर्सन आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से पूछा जा सकता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है। देखो, पर्सन कैसे बन सकता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं और साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। इस तरह से पर्सन बन सकता है। तो देखो, आपको ये बता दें कि साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर इसी तरह बताए। अगर एक का पूछे तो आप एक के बारे में लिख दीजिए और दोनों का अंतर पूछे तो आप इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, तो देखो साबुन क्या होते हैं, ये केवल मृदु जल में ही क्या करते हैं, झाग देते हैं या सफाई का कार्य करते हैं। झाग देने का मतलब जिसमें झाग होगा तो वो सफाई का कार्य करेगा। तो जो साबुन होते हैं वो मृदु जल यानी अपने जो घर में जिसको मीठा पानी कहते हैं उसके अंदर क्या करता है, झाग देता है। अपमार्जक भी क्या है, जो मृदु जल होता है उसके अंदर तो झाग देता है, साबुन भी देता है और अपमार्जक दोनों ही देता है। दूसरा पॉइंट देखो, यह कठोर जल में या भारी जल, कठोर जल को क्या कहते हैं, भारी जल। और भारी जल जैसे शुद्ध जल H2O मृदु जल होता है, इसका सूत्र क्या होता है, H2O, जबकि भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है, D2O। मृदु जल का सूत्र होता है H2O और भारी जल का होता है D2O।
भारी जल में साबुन झाग नहीं देता है, मतलब भारी जल जो होता है उसके अंदर साबुन जो सफाई का कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है। अब जो अपन देखते हैं जैसे जमीन के अंदर कहीं से खोद के पानी निकाला गया तो वो खारा पानी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, भारी पानी होता है, या जिसको कह देते हैं कठोर जल होता है। उसके अंदर आप साबुन लगाकर हाथ धोने की कोशिश करेंगे या कपड़े धोने की कोशिश करेंगे तो वो वहां पर सफाई का कार्य नहीं करेगा। जबकि बात करें कठोर जल की, तो कठोर जल में क्या होता है, अपमार्जक से बात करें तो अपमार्जक क्या करता है, कठोर जल में भी झाग देता है। यानी साबुन क्या है तो अपमार्जक, लेकिन पुराने जमाने के। पहले टाइम में क्या है, साबुन से काम जितना हो सकता था उतना चला लिया जाता था, लेकिन बाद में क्या है, जब इस प्रकार के कुछ जहां पर भारी जल होता है, जहां पर भारी जल होता है वहां पर सफाई का कार्य साबुन नहीं कर पाते थे, तो वहां पर फिर क्या हुआ, अपमार्जक का निर्माण हुआ। और अपमार्जक भारी जल हो या मृदु जल हो, दोनों में क्या करता है, समान रूप से सफाई का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, साबुन क्या होते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। वो अपने सूत्र के अंदर देखा था, सोडियम या पोटेशियम से क्या होता है, वसा अम्ल जो सोडियम पोटेशियम लवण के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है। वही बात करें अपमार्जक, तो अपमार्जक क्या होते हैं, ठीक है, अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक जो होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ये अपमार्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के होते हैं। ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, अब देखो जब बात करते हैं अपन साबुन की, तो साबुन के अंदर क्या होता है, साबुन का जो जल होता है, जब अपन मान लो इस प्रकार की मेल है, जब भारी जल हो जाता है तो क्या होता है, भारी जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं। ये आयन क्या करते हैं, साबुन के सूत्र में अपने क्या पढ़ा था, Na+ को क्या कर देते हैं, वहां से विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं और खुद वहां पर आ जाते हैं। यानी वहां पर साबुन क्या है, ये साबुन से अभिक्रिया करके ऐसा पदार्थ बना देते हैं जो फिर जम जाता है, अवशेष अवक्षेप बचता है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अवक्षेप का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो क्या हो, पानी में घुले नहीं, पानी में नहीं घुलने वाला पदार्थ बना देते हैं, और वो साबुन होती है जो अपन कपड़े पे लगाएं या अपने बालों में लगाएं तो वो वहां जम जाती है। ठीक है। कई बार अपन ऐसी जगह देखते हैं साबुन जो बालों में लगाते हैं वो वैसे के वैसे जम जाती है और झाग नहीं बनते हैं, तो वो इसी कारण होता है कि जो पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं वो साबुन से अभिक्रिया करके ऐसा पदार्थ बना देते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होता। वही बात करें अपमार्जक की, अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक में होते तो जल के अंदर तो ये अणु है ही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं है तो सही, लेकिन ये क्या है, इसको Na को जब हटाते हैं, Na+ को जब हटाते हैं इससे क्रिया करके, तब एक ऐसा पदार्थ बनता है जो क्या होता है, सल्फोनेट। ये क्या करते हैं, सल्फोनेट बनाते हैं, और ये सल्फोनेट क्या होता है, ये जो सल्फोनेट है वो जल में विलय होता है, जल में क्या होता है, विलय होता है। तो जो मैल है वो इसके साथ अभिक्रिया करी है, अब वो जल में घुलकर क्या हो जाएगी, कपड़े से या जो अपने बालों में लगाया उससे अलग हो जाती हैं। क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। तो दिक्कत क्या होती है साबुन के अंदर, साबुन के अंदर जो भारी जल से अभिक्रिया करता है तो वहां के कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो अणु आते हैं, आयन होते हैं, वो सोडियम को वहां से प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब वहां से हटा देते हैं। जो अगली आप चैप्टर के अंदर अपने अभिक्रियाओं में इसको जानेंगे, प्रतिस्थापित कैसे कर देता है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है। तो ये यहां से क्या कर देता है, इसको हटा देता है। ठीक है। और ऐसा पदार्थ बना देता है जो जल में अघुलनशील होता है, फिर वो पानी में घुलता ही नहीं और वैसा का वैसा साबुन जम जाता है। जबकि अपमार्जक में ये इसके साथ ऐसा पदार्थ बनाता है, सल्फोनेट बनाता है, और ये सल्फोनेट क्या होता है, जल में विलय होता है, और जो जल में घुल जाता है, फिर भी वो पदार्थ तो वो बन गया, लेकिन फिर भी वो क्या ऐसा पदार्थ बना है जो जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जल में घुल जाता है और कपड़े से या बालों से मैल अलग हो जाती है। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है, साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, तो इस प्रकार इसका अंतर होता है। अब ये सफाई की प्रक्रिया चाहे साबुन से हो चाहे अपमार्जक से, दोनों से क्या होता है, मिसेल के निर्माण द्वारा होती है। किससे, एक मिसेल का निर्माण होता है जिसके द्वारा साबुन की और अपमार्जक से किसी भी कपड़े की या इसकी सफाई होती है, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद में आगे अब देखते हैं इंपॉर्टेंट मिसेल निर्माण। ये जो अपने अपनी मिसेल के बारे में पढ़ा था कि साबुन और अपमार्जक दोनों की जो प्रक्रिया सफाई की होती है वो मिसेल निर्माण से होती है, मिसेल द्वारा होती है। तो देखो सबसे पहले तो साबुन को क्या है, जब जल में घोला जाता है, यानी साबुन अपन क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं तो पहले कपड़ों को क्या किया जाता है, पानी में भिगोया जाता है। ठीक है। तो जब भी साबुन को पानी में
आयनित होता है, यानी पानी में साबुन जब घुलता है तो उसका आयनन हो जाता है। आयनन का मतलब वो अलग अलग अणु में टूट जाता है, ये भाग और एक Na+ वाला भाग। यानी ये जो वाला भाग होता है RCEO वाला भाग, ये हाइड्रोकार्बन भाग कहलाता है। यहाँ R की जगह आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो C17H35COO-। यानी ये पूरा सूत्र तो इस तरह से है। इतनी बड़ी श्रृंखला को ना लिख के आपने इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, बाकी CO। ये तो होता है ऋणात्मक भाग और ये होता है धनात्मक भाग, अलग अलग भागों में आयनित हो जाता है, यानी आयन बन जाते हैं इसके। इसके बाद में इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग। अभी मैंने बताया इसको हाइड्रोकार्बन भाग, और ये होता है ध्रुवीय भाग। ये कौन सा, ध्रुवीय भाग। जो हाइड्रोकार्बन, अब देखो जो साबुन का एक अणु होता है उसके दो भाग होते हैं। साबुन के एक अणु के कितने भाग होते हैं, दो भाग, एक हाइड्रोकार्बन भाग और एक ध्रुवीय भाग। एक तो होता है हाइड्रोकार्बन भाग, दूसरा ध्रुवीय भाग। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो जल विरोधी होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है। वो किससे अभिक्रिया करता है, जो मेल होती है या मेल का अणु है, तेलीय अणु है, उससे अभिक्रिया करता है। और दूसरा बाहर वाला जो भाग होता है वो होता है जल स्नेही भाग। दूसरा भाग क्या होता है, जल स्नेही भाग। इसको दर्शाने के लिए कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। ये जो एक भाग होता है इसको आप दर्शाने के लिए कुछ इस तरह से, ये होता है, यानी ये तो हो गया RCOO, पूंछ वाला जो भाग है वो हो गया, और ये जो पीछे आगे ध्रुवीय भाग है वो Na+ का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है कि जैसे मान लो ये एक तेल का अणु है, ठीक है, ये मेल का एक अणु है, बड़ा बनाया ताकि आपको समझ में आए, मेल का एक अणु होता है। ठीक है, तो जब अपन इसको ऊपर कपड़े के ऊपर, या जब भी कपड़े में किसी में मैल है तो ऊपर उसके ऊपर क्या करते हैं, साबुन लगाने के बाद उसको मसला जाता है। तो क्या हो जाता है, जिससे ये आपको मैंने बताया जल, ये जो भाग है वो Na+ वाला यानी ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ होता है, और ऋणात्मक भाग यानी पूंछ वाला भाग, जो पूंछ वाला कौन सा होता है, हाइड्रोकार्बन, ये होता है पूंछ वाला भाग। ठीक है, ये क्या होता है, ये अंदर की तरफ होता है। ये जो पूंछ वाला हाइड्रोकार्बन भाग है ये जल में विलय होता है, सॉरी तेल में विलय होता है, या तेल से अभिक्रिया, तेलीय मेल से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जल विरोधी भाग होता है। तो इस तरह से ये अणु क्या करते हैं, एक ही मेल के अणु को इस तरह से बहुत सारे अणु इसको घेर लेते हैं। इस तरह से सभी में ऐसा होता है, जल विरोधी भाग अंदर की तरफ और जल स्नेही भाग यानी बाहर की तरफ होता है। इस तरह से ये सारे के सारे क्या है, बाहर वाला भाग ध्रुवीय भाग है, Na+ वाला भाग बाहर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से एक ही अणु को, साबुन के बहुत सारे अणु, तेलीय मेल को इस तरह से बहुत सारे अणु क्या कर देते हैं, उसको घेर लेते हैं। ये क्या है, एक तेल की बूंद कह सकते हैं या तेलीय मेल कह सकते हैं। ठीक है, अब ये चारों तरफ इसको घेरे हुए। अब बाहर वाला भाग है इसका, अंदर वाला भाग तो किससे अभिक्रिया कर लेता है, इस तेल से, यानी तेल के अंदर घुल जाता है। जबकि बाहर वाला भाग कौन सा है, जल स्नेही भाग। जल स्नेही मतलब जल में घुलने वाला भाग। तो बाहर वाले चारों तरफ से जल में घुलने वाला भाग है, तो उस तेल की बूंद को क्या करता है, वहां कपड़े से निकाल करके पानी के अंदर घोलने, यानी पानी जल स्नेही भाग यानी जल के अंदर घुलने वाले भाग के अंदर ले आता है। तो आप कपड़े को वापस से जब उसको साबुन उसके ऊपर मसलने के बाद में क्या करते हैं, साबुन लगाने के बाद में उसको कपड़े को फिर पानी में दोबारा डाला जाता है, जिससे वो क्या है, बूंद जो चारों तरफ जिसने साबुन के अणु ने घेर लिया था वो उसको क्या कर लेता है, बाहर ले आता है। तो ये जो संरचना बनती है इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल निर्माण। अब इसका निर्माण कैसे होता है, आपको मैंने बताया कि जब से पहले साबुन के अणु का क्या होता है, आयनन होता है, जिससे साबुन का अणु दो भागों में, एक तो होता है हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा ध्रुवीय भाग में टूट जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी भाग होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है, ये सिर्फ मेल या तेलीय मेल से अभिक्रिया करता है। जबकि दूसरा भाग होता है ध्रुवीय, जो Na+ से लिखा जाता है, ये जल स्नेही भाग है। अब इसके चारों तरफ बाहर वाला भाग जो बनता है, देखो इस तरह से इसकी व्यवस्था होती है कि जो अंदर वाला भाग होता है, ये जो साबुन के अणु का अंदर जो वाला भाग होता है, आपको मैंने बताया साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा ध्रुवीय भाग। अंदर वाला जो भाग होता है इस तरह से व्यवस्थित होता है कि अंदर वाला भाग ऋणात्मक या हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, जो किससे करता है, तेलीय बूंद से या इससे में घुलनशील या इससे अभिक्रिया कर लेता है। जबकि बाहर वाला भाग कौन सा होता है, ध्रुवीय भाग होता है, वो जल में घुलनशील होता है। तो इस रचना को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। आप इसके बारे में इस तरह से इस चित्र बनाकर इसको समझा सकते हैं। तो ये जो हर साबुन से धुलाई की जो प्रक्रिया होती है, इससे बाद में अपन जस्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, साबुन से कपड़े की धुलाई कैसे होती है, साबुन से कपड़े का शोधन कैसे होता है। तो उसमें हर में पहले मिसेल निर्माण बढ़ता है। ये तो एक अणु का बताया है। अब साबुन के बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों अणु होते हैं, जो एक एक तेल की मेल की जो बूंद होती है उसको क्या करते हैं, बाहर से घेर कर उसको पानी में घोल देते हैं, और फिर वो पानी से उसको क्या कर दिया जाता है, कपड़े से वो मेल अलग हो जाती है। तो ये तो अभी अपने पढ़ा है साबुन मिसेल निर्माण कैसे होता है। तो आपको मैंने बताया अपमार्जक और साबुन दोनों ही पहले क्या करते हैं,
एक मिसेल का निर्माण करते हैं और फिर उससे क्या करता है, जो शोधन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद आगे देखते हैं साबुन से शोधन यानी साबुन से सफाई की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो अधिकांश जो मैल होती है वो कपड़े में चिपकी हुई क्यों रहती है, क्योंकि वो क्या होती है, या तो तेलिया होती है या चिकनाई युक्त मैल जो होती है वो कपड़े में ज्यादा होती है, जो ऐसे सीधा पानी में धोने से साफ नहीं होती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जल में अघुलनशील होती है और ये जो चिकनाई है या जो तेलिया मैल होती है वो जल में अघुलनशील होती है, तो अपन सीधा बिना साबुन लगाए पानी से धोएंगे तो ये अलग नहीं होगी। तो अपन क्या करते हैं, जब साबुन से सफाई की प्रक्रिया करते हैं तो कपड़े पे सबसे पहले क्या करते हैं, उसके ऊपर साबुन लगाते हैं। ठीक है, तो साबुन लगाने पर क्या होता है कि उसके अणु जो होते हैं वो तेलिया मैल के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, मिसेल का निर्माण कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जो साबुन है वो मान लो किसी कपड़े के ऊपर मैल है, मान लो ये कपड़ा है, इसके ऊपर ये मैल है, तेल की बूंद है, तो इसके चारों तरफ ये क्या कर लेंगे, ये इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, मिसेल निर्माण बना लेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो जल विरोधी भाग होता है वो तेल के अणु से जुड़ता है और जल स्नेही भाग बाहर की तरफ रहता है, जो क्या होता है, जल उसे क्या करता है, आकर्षित करता है, या जो जल में घुलनशील होता है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है मिसेल का अणु बनता है, इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है तथा जल स्नेही भाग यानी ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ रहता है। ये जो बाहर की तरफ ये भाग है ये कौन सा है, ध्रुवीय भाग, जिसको Na+ से लिखते हैं अपन, और जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखिए तो इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से घेर कर मिसेल बन जाता है। अब ये घेर कर, अपने जो पहले ही पढ़ा था, मिसेल की जो संरचना बनाई थी कुछ इस प्रकार, ये क्या है, मिसेल की एक संरचना बन जाती है, उस तेल की बूंद के चारों तरफ साबुन के अणु से घेर लेते हैं। ठीक है, और मिसेल बन जाता है। और बाहरी सिरे का ध्रुवीय भाग जो होता है वो जल स्नेही होता है, मतलब जल में घुलने वाला होता है। तो इसके सभी तरफ से जल के अणु जो पानी में घुलने वाले हैं वो चारों तरफ से इसको घेरे रखे हुए हैं। तो वो अणु क्या करता है, वहां से घुलकर किस में आ जाता है, पानी में आ जाता है। तब अपन क्या करते हैं, जो संपूर्ण चिकनाई होती है वो कहां खींच जाती है, जल के अंदर खींच जाती है। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को अपन धोते हैं, साबुन लगाने के बाद में उसे हाथ से मसला जाता है और फिर क्या किया जाता है, मसलने के बाद में उसको क्या किया जाता है, पानी में डाला जाता है, ताकि उसके जल के अणु हैं वो कपड़े से अलग होकर कहां पर आ जाए, पानी के अंदर आ जाए। पानी में आने के बाद में जो कपड़ा हो जाता है उससे सारी गंदगी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार की जो साबुन से सफाई की प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार होती है। दोबारा से देखो, सबसे पहले क्या है, तेल मैलिया कौन सी जो अलग नहीं होती कपड़े से, तेलिया जो मैल होती है या जो चिकनाई युक्त मैल होती है वो कपड़े से अलग नहीं होती है। तो फिर अपन उसके क्या करते हैं, कपड़े को गीला करके उसके ऊपर साबुन लगाते हैं। साबुन लगाने से जो साबुन का अणु होता है वो क्या करता है, तेल या मैल के चारों तरफ मिसेल का निर्माण करता है। और मिसेल के दो भाग होते हैं, एक जल विरोधी भाग होता है जो मिसेल के अंदर की तरफ होता है और जल स्नेही भाग बाहर की तरफ रहता है। ये जो जल विरोधी भाग होता है वो क्या होता है, तेलिया मैल को आकर्षित करता है या तेलिया मैल से अभिक्रिया कर लेता है, जबकि बाहर उसके जो ऐसा भाग है वो जल में घुलने वाला भाग है। तो जब अपन कपड़े को पानी में, उसमें साबुन लगाने के बाद में जब उसे पानी में डाला जाता है तो वो सारे के सारे अणु कहां आ जाते हैं, कपड़े से निकलकर पानी में आ जाते हैं, और जिससे कपड़ा क्या हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इस प्रकार ये था आपका साबुन एवं अपमार्जक के बारे में। तो यहाँ पर आपका पाठ भी यहीं पर समाप्त होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्या ये आपको 5वां पाठ अच्छी तरह समझ में आया, नहीं आया? पूरे 9 के 9 नंबर आपको इसमें से लेने हैं, एक 6 नंबर का पर्सन इसमें से आने वाला है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा इस पाठ को और बहुत ही अच्छी तरह से सभी टॉपिक इसके क्लियर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।